चलो देखो बेटा, एफएम में कल हम लोग लिख रहे थे वर्किंग कैपिटल में गाइडलाइंस ऑफ टंडन कमेटी। 2 पॉइंट लिखा था आपने, अब लिखिए थर्ड पॉइंट। लिखिए three methods were given by this committee for maximum permissible bank finance. मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। लिखो बेटा, पहला मेथड है 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। दूसरा मेथड है 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तीसरा मेथड है 75% ऑफ करंट एसेट माइनस कोर एसेट, कोर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कोर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नीचे लिखिएगा, कोर करंट एसेट का मतलब होता है current assets which remain permanently in business are core current asset। और यहाँ पे करंट लायबिलिटी में लिखिए, करंट लायबिलिटी विल नॉट इंक्लूड current liability will not include any short term borrowing in all above three method। in all above three method। हो गया? चलो देखो बेटा, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन डबल शिफ्ट। बताओ जरा, क्या डबल नहीं होता? सिंगल शिफ्ट से डबल शिफ्ट में जब मूव करोगे तो कौन सी चीज डबल नहीं होगी? वर्क इन प्रोग्रेस। और मटेरियल डबल हो जाएगा, फिनिश गुड्स, सेल्स, प्रोडक्शन, ये सब डबल होंगे, है ना? तो देखो, कल बेटा ये पढ़ाया था, इसका आज पहले क्वेश्चन करेंगे,
फिर तब इसकी बात आती है। ये कल बता ही दिया था आपको कि 1974 में पीएल टंडन के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई आरबीआई ने कि कितना बैंक को लोन दिया जाए वर्किंग कैपिटल के लिए। तो उस कमेटी ने ये 3 मेथड बताए। कहते हैं करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी निकाल लो, उसका 75% लोन दो, या करंट एसेट का 75% निकाल के करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो, जो आंसर आए उतना लोन दो, या करंट एसेट का 75% में से कोर एसेट माइनस करके फिर करंट लाइबिलिटी निकालो, जो आए वो दो। तो ये 3 चॉइसेस हैं बैंक के पास, जिससे भी चाहें उससे बैंक लोन दे। जिस भी इसमें मान लो अगर 4 आएगा तो इसमें 3 आएगा, इसमें 2 आएगा, वो कम होता चला जाता है। ठीक है। अब कोर एसेट क्या होता है ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो अभी इसका क्वेश्चन जब आएगा तब मैं बताऊंगा। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये चीज, सिंगल शिफ्ट वर्सेस डबल शिफ्ट। चलो मैं फटाफट रिवाइज करा दूं, फिर क्वेश्चन करते हैं। बताओ कल क्या पढ़ा था। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सिंगल शिफ्ट में काम कर रही है, डिमांड बढ़ गई, तो या तो बात है क्या, अपनी कैपेसिटी बढ़ा दो, या तो क्या करे, डबल शिफ्ट में काम कर ले। जैसे मैंने बताया था ना, कोई फेस्टिवल्स आ गए, तो अब क्या है, कोई मिठाई की शॉप वाला है तो उसको ज़्यादा मिठाई बना के होल्ड करना है अपने पास, टेलर के पास काम ज़्यादा है, सबके काम बढ़ जाते हैं। तो उनके पास एक तो तरीका है, या तो कैपेसिटी बढ़ा दो, या तो उसी कैपेसिटी में क्या करो, शिफ्ट बढ़ा दो। तो अगर सिंगल शिफ्ट से डबल शिफ्ट में जाएंगे तो क्या क्या होगा, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और सेल्स प्रोडक्शन, ये सब क्या हो जाएंगे, डबल। WIP सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी लेकिन टोटल में बढ़ जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम होगी लेकिन टोटल में वही रहेगी। अब ये बात ऐसे पढ़ के समझ में आती नहीं, क्वेश्चन नंबर 3A करेंगे इस पे, तब समझ में आएगा ये है क्या। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 3A पे सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3A, और ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। क्वेश्चन नंबर 3A पे सब बच्चे आ जाओ। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन है लेंदी, टाइम लगेगा, आराम आराम से करना है बिल्कुल। चलो ये रहा क्वेश्चन बेटा, सब बच्चे देखो क्या लिखा है, पढ़िए। सबसे इनका रिक्वायरमेंट देखो क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू एसेस द एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या लिखा है बेटा, द एडिशनल। एडिशनल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैं सिंगल शिफ्ट में काम करता था तो 3 लाख की जरूरत पड़ती थी, डबल शिफ्ट में 5 लाख की जरूरत पड़ेगी, तो एडिशनल कितनी जरूरत पड़ी, 2 लाख ना। बोलो, मतलब फंसा दिया उसने, सिंगल शिफ्ट वाला भी निकालोगे डबल वाला निकालोगे तभी तो एडिशनल पता चलेगा, कोई एक नहीं निकालना है, ठीक है। अच्छा फिर से एक बार, कहता है you are required to assess the additional working capital requirement if the policy is to increase output is implemented, और कैश कॉस्ट बेसिस पे सवाल लगाना है, एडिशनल कैपिटल बतानी है। तो एडिशनल का मतलब क्या हुआ बताओ, पहले सिंगल शिफ्ट का निकालोगे, फिर किसका निकालोगे, डबल शिफ्ट का, तब जाके पता चलेगा एडिशनल कैपिटल कितनी है, ठीक है। चलो ठीक है, अब आइए सवाल पढ़ते हैं बेटा। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिख लो, हर क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही करते हैं, लिखो स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ए लिमिटेड। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ए लिमिटेड। अब बेटा देखो इसमें क्या है कि या तो 2 बार स्टेटमेंट बनाओ, टाइम लगेगा, या तो एक ही में बना लो दोनों शिफ्ट का। तो जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाना, थोड़ा छोटा छोटा लिखना, कई सारी चीजें इसमें लिखनी है। लिखो पहले तो इधर आ जाएगा मान लो करंट एसेट, आ जाएगा करंट एसेट्स,
और एक हो गया सिंगल शिफ्ट और एक हो गया डबल शिफ्ट। करेंट एसेट्स ये हो जाएगी हमारी सिंगल शिफ्ट और ये हो जाएगी डबल शिफ्ट। ठीक है। अब बेटा देखो क्या करना है, देखो कैसे हम लोग कर रहे हैं। ये आपका पेज है तो एक कॉलम तो हो गया, इसमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी आ गई। अब एक सिंगल शिफ्ट का और एक डबल शिफ्ट का कॉलम बना, अब इसके अंदर 3 कॉलम बनेंगे। समझ आए? इसके अंदर 3, उस हिसाब से स्पेस अपना मैनेज करो। चलो वैसे मैं बनाने जा रहा हूँ। तो अब मैंने यहाँ लिखा करंट एसेट हो गया, थोड़ा स्पेस छोड़ के हो गया करंट लायबिलिटी, और जो 3 कॉलम बनेंगे वो क्या क्या है, एक है यूनिट का, एक है रेट का और एक है अमाउंट का। यहाँ भी वही यूनिट, रेट और अमाउंट। अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर क्या होगा बेटा, 2-3 बार काम करना पड़ेगा, फालतू में हम लोग का टाइम वेस्ट होगा वही चीज बार बार लिख के। यूनिट्स, रेट एंड अमाउंट, यूनिट्स, रेट एंड अमाउंट। चलो ऐसे बना लो एक पहले। यूनिट क्यों बनाई अभी वो भी समझ में आएगा, अभी पढ़ाया था। वेरिएबल कॉस्ट की यूनिट वैसे ही रहेगी, फिक्स्ड कॉस्ट वाली बदल जाएगी। पर्टिकुलर्स, सिंगल शिफ्ट एंड डबल शिफ्ट। फॉर्मेट बन गया हो तो आगे बढ़े। हो गया? लिखो अब इसमें, एक तो आएगा रॉ मटेरियल का स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, छोटा छोटा लिखना बेटा। एक आएगा स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, डेटर्स और कैश। सबका जो टोटल आएगा वो हो जाएगा टोटल करंट एसेट, ये हो जाएगा ए। और करंट लायबिलिटी में हम लोग के पास एक आएगा क्रेडिटर फॉर मटेरियल, आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। यहां आ जाएगा टोटल करंट लायबिलिटी बी, और ए माइनस बी करेंगे तो आ जाएगी वर्किंग कैपिटल। ए माइनस बी आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। अब इसके नीचे बनाएंगे वर्किंग नोट, और जब भी एग्जाम में सिंगल शिफ्ट और डबल शिफ्ट का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही काम करना होगा। अब नीचे बनेगा वर्किंग नोट, 2 लाइन छोड़ के, 2 लाइन क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि उसने पूछा है एडिशनल वर्किंग कैपिटल। तो ये आएगा जब हम वर्किंग कैपिटल डबल शिफ्ट में से माइनस करेंगे वर्किंग कैपिटल सिंगल शिफ्ट। तब आएगा। और अब वर्किंग नोट
क्वेश्चन पढ़ेंगे। शुरू करें? लो देखो अब, चलो सबका फॉर्मेट बन गया कि नहीं? अब चलो एक एक चीज निकालेंगे, इसी में लिखते चले जाएंगे। एकदम इत्मीनान से देखो, यही बेटा एक क्वेश्चन न जाने कितने दिन से एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलो अब देखो क्या लिखा है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ने चल रहा हूँ। आइए पढ़िए शुरू से, देखिए क्या लिखा है। A limited enterprise has been operating its manufacturing facilities till 31st March 2006 on single shift, working with following cost structure। अच्छा कह रहे हैं बेटा, अभी तक ये 31 मार्च 2006 तक सिंगल शिफ्ट में काम करते हैं और इनको ये लागत आती है, ये लागत आती है क्या क्या? मटेरियल 6 रुपए का लगता है पर यूनिट, वेजेस लग जाती है 5 रुपए की पर यूनिट, लेकिन 5 रुपए में 40% फिक्स्ड है, तो बाकी कैसा होगा? वेरिएबल होगा। फिर दोबारा से, ओवरहेड 5 रुपए का लगता है, 80% फिक्स्ड है, बाकी वेरिएबल, 2 रुपए का प्रॉफिट लेते हैं, तो 18 रुपए में ये अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। चलो ठीक है, अब आगे कह रहे हैं सेल करी है 4,32,000 की। बेटा मुझको एक बात बताओ, 4,32,000 की इन्होंने सेल करी है और एक यूनिट 18 रुपए की है। अगर हम डिवाइड कर दें 18 से, तो इसका मतलब 24,000 यूनिट बेचा है इन्होंने सिंगल शिफ्ट में। तो डबल में कितना होगा? 48 हो जाएगा ना। पहला वर्किंग नोट ये बनेगा, लिखो नीचे। अच्छा इसीलिए देखो जानबूझ के, इसी वजह से मैंने ये एग्जाम्पल भी तुम लोग को ऐसे ही लिखवाया है, 24,000 और 48। जब इसकी नोटिंग करी थी, क्योंकि 8-10 साल से यही क्वेश्चन के हिसाब बेटा पूछते हैं एग्जाम में, तो लिखो इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, पहला वर्किंग नोट हुआ नंबर ऑफ यूनिट्स इन सिंगल शिफ्ट 4,32,000 की सेल है, 18 रुपए में एक यूनिट बिकती है, तो इसका मतलब 24,000। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन डबल शिफ्ट, ये हो जाएगा 24,000 इंटू 2, 48,000। चलो हो गया बेटा। अच्छा अब ये जहां ये बनाया है अपना डायग्राम, यहाँ पे कहीं लिख लेते तो बेटर रहता। यहाँ लिख दो 24,000 यूनिट, तो आसानी होगी, और यहाँ लिख दो 48,000 यूनिट। अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तो बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो एक तो ये हो गया, अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे। सबसे पहले हमें यूनिट्स पता चल गई क्या है, ठीक है। अब लिखो बेटा, अब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट अंडर सिंगल शिफ्ट एंड डबल शिफ्ट। पर्टिकुलर्स कॉस्ट पर यूनिट टोटल, कॉस्ट पर यूनिट टोटल 24,000 यूनिट, 48,000 यूनिट्स, 24,000 units and 48,000 units।
ठीक है, चलो अब जरा मैं समझा दूं ये कौन सी नई चीज आ गई अचानक से, अभी तक तो किसी क्वेश्चन में बनाया नहीं, यहाँ क्या जरूरत पड़ गई। चलो देखो सब लोग, क्या जरूरत पड़ गई बेटा, ये क्या नया चीज हम लोग बनाने लग गए, अभी तक तो किसी क्वेश्चन में बना नहीं, तो यहाँ पे कैसे बनने लगा। जरा मुझे बताओ सब बच्चे, ये जो कॉस्ट डेटा दिया है ये किसका है, सिंगल शिफ्ट का या डबल शिफ्ट का। अब ये बताओ, अभी जब हम डबल में जाएंगे, डबल में जाएंगे तो इसमें से कोई कॉस्ट घटेगी ना, कोई बढ़ेगी पर यूनिट। जब पर यूनिट पहले निकाल लोगे तो उसको 48,000 से मल्टीप्लाई कर करके लिखना रह जाएगा खाली। समझ आया ना, इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। तो अब आओ यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, लिखो जरा। सबसे पहले लिखिए रॉ मटेरियल, 6 रुपए का क्वेश्चन में दिया है, 6 रुपए का क्वेश्चन में दिया है। और ये देखो बेटा, यहाँ लिखा है ना 6 रुपए, और 24,000 यूनिट सिंगल शिफ्ट में बनाए हैं, तो अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 144। फिर वेजेस, रॉ मटेरियल के बाद अगली चीज आई वेजेस। वेजेस के दो पार्ट हैं, एक है वेरिएबल एक है फिक्स्ड। बताओ सब बच्चे, वेजेस कितनी है बेटा, 5 रुपए की, 40% फिक्स्ड है, 5 रुपए का 40%, 2 रुपए, तो 2 रुपए फिक्स्ड है तो 3 रुपए वेरिएबल है। 24 3 जा 72, और 24 2 जा 48। आगे बढ़ो, वेजेस हो गया। ओवरहेड 80% फिक्स्ड है, ठीक है, ओवरहेड 80% फिक्स्ड है, बाकी वेरिएबल है। तो ओवरहेड है कितने का, 5 रुपए का, 5 रुपए का 80% 4 रुपए बेटा, 4 रुपए तो फिक्स्ड है, 1 रुपए इसका मतलब वेरिएबल है। 24 इंटू 1 24, 24 4 जा 96, ये हो गया। अब ये आ गई इनकी टोटल कॉस्ट, इसका अगर हम टोटल कर लें तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट। पर यूनिट जोड़ो तो 9 2 11 1 12 4 16 रुपए, और ये आ गया 384। अब नीचे दिया है बेटा 2 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, तो इसी में अगर हम नीचे लिख लें प्रॉफिट, 2 रुपए पर यूनिट है तो 24,000 रुपये 48 का प्रॉफिट कमाया होगा, तो 4,32,000 में बेचा होगा, 18 रुपए के हिसाब से, ये हुआ सेलिंग प्राइस। सिंगल शिफ्ट वाला जो डेटा दिया था, सिंगल शिफ्ट वाला जो डेटा दिया था वो हम लोगों ने लिख लिया। हो गया। अब चलो आगे बढ़ो क्वेश्चन में। तो बेटा ये जितना दिया था ये तो मैंने लिख डाला। अब ये देखो, सेल करी है 432 की, तो पूरा निकल के आ गया, 432 की सेल करी, ऐसे ऐसे काम हुआ, सब कुछ निकल के आ गया उतने डेटा से। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है, कहता है एज एट 31 मार्च 2006 कंपनी हेल्ड, कह रहे हैं बेटा 31 मार्च 2006 को कंपनी के पास है, क्या है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 36,000 का। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, उसने खुद ही निकाल के दे दिया बेटा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 36,000 का, लिखो डायरेक्ट। अभी तक कंपनी सिंगल शिफ्ट में काम करती थी ना, अगर वो बता रहा है 36,000 का स्टॉक पड़ा है तो ये मुझे दे रखा है, ये मुझे दे रखा है, और हम लोगों ने अभी निकाला है मटेरियल 6 रुपए का, ये नीचे बनाया ना 6 रुपए का, तो 6 रुपए ये आ गया। फिर पढ़ो और क्या दिया है,
WIP इनके पास 22,000 का है। अच्छा, तो यहां लिख दिया बेटा 22,000। फिर पढ़ो, फिनिश्ड गुड्स है 72 का, डेटर है 108 का। 72 का फिनिश्ड गुड्स है, 108 का डेटर है। वन जीरो एट का डेटर है। क्वेश्चन ने कहा ये देख लो, 31 मार्च 2006 को ये पोजीशन है, तो सारे करंट एसेट ही बताए हैं, लिख डाले हमने, लिख डाले। ठीक है बेटा, अब जरा ये देखो, सब बच्चे बताओ, पहले यहां तक समझ में आ रहा है? अब पूरा फोकस करना, ठीक है? ये बताओ ये क्या लिखा है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को किस पे लेना है? कॉस्ट पे। तो अभी हमने निकाला था मटेरियल की कॉस्ट 6 रुपए है, दिया है भी है, खैर ठीक है। और ये देखो दोबारा से, अब कह रहा है WIP को किस पे लेना है? WIP को किस पे लेना है, लिखा है ना? और ये देखो सबसे नीचे बताया है, कह रहा है प्राइम कॉस्ट बराबर मटेरियल प्लस वेजेस। प्राइम कॉस्ट किसके बराबर है? अब यही देखो स्क्रीन पे, बताओ, मटेरियल तो हुआ 6 रुपए का, 5 रुपए की वेजेस, तो WIP किस पे वैल्यू होगा? 11 रुपए पे। तो यहां लिख दो ऊपर 11 रुपए। क्वेश्चन में सब दिया है, मैं बस वही पढ़ पढ़ के लिख रहा हूं। अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन बेटा। अब ये देखो लिखा है फिनिश्ड गुड्स वैल्यू करना है टोटल कॉस्ट पे। बताओ बेटा, फिनिश्ड गुड्स किस पे वैल्यू करोगे? टोटल कॉस्ट पे। जरा स्क्रीन पे देखो, मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कितनी? 16 रुपए, लिख दो यहाँ पे 16 रुपए। अच्छा आगे देखो क्या लिखा है, डेटर्स। तो डेटर्स तो ऑब्वियसली सेल पे ही आता है ना, सेल 18 रुपए का नहीं है हमारा, सेलिंग प्राइस कितना है? 18 रुपीज का है। समझ में आ रहा है? अब देखो बेटा, इससे फायदा क्या हुआ, देखना मेरी तरफ। अगर इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो यूनिट पता चल जाएगी ना, ठीक है? अब 2 मिनट यहीं देखो मेरी तरफ, तब उसके बाद लिखना। देखो इधर, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यूनिट पता चलेगी, पता चलेगी कि नहीं? और आप बच्चे बताओ, जब सिंगल से डबल शिफ्ट में जाते हो तो मटेरियल डबल हो जाता है, तो इसका डबल यहां लिखेंगे, रेट से मल्टीप्लाई करके ये मिल जाएगा। बोलो, फिर बताओ, सिंगल से, अच्छा इससे इसको डिवाइड करोगे यूनिट मिल जाएगी। बताओ, सिंगल से डबल में जाओगे तो WIP सेम रहेगा, तो वही 22 यहां छाप लेंगे। फिर बताओ, फिनिश्ड गुड्स डिवाइड करोगे तो यूनिट मिल जाएगी, सिंगल से डबल में जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? डबल, मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे। तो इसलिए ऐसे बनाया है, अभी जब करेंगे तब देखा जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिलहाल अभी हमने इतना लिखा। हाँ बेटा, कैश बना है तो डेटर, हाँ होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। तो अब इतना क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा बेटा। अब ये देखो यहाँ क्या लिखा है, ये इतनी चीजें कर ली। अब एक काम करो, इसको डिवाइड कर ही डालो फटाफट। कितना आएगा? 6,000, और ये आ गया 2,000, कितना? 45, और ये आ गया 6,000। हाँ सुनो, देखो तुम अपना डाउट, बेटा इनका डाउट है, डेटर मैंने किस पे लिया, 18 रुपए पे कि 16 रुपए पे? 18 पे लिया ना, जबकि लेना कितने पे चाहिए? 16 रुपए पे। अरे बताओ, जब कैश कॉस्ट में करते हो तो क्या क्या नहीं लेते हो, बोलो? प्रॉफिट और, नहीं तो डेप्रिसिएशन तो खैर क्वेश्चन में ही नहीं, कहीं जिक्र ही नहीं है, मैंने तो बहुत बार लगवाया। प्रॉफिट है, तो अब इसको ऐसे करेंगे, अगर अभी इसमें से हटाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पूरा सवाल पहले लगा देंगे, आखिरी में प्रॉफिट माइनस कर देंगे। 2 रुपए का ही तो प्रॉफिट है, माइनस करने पे वहीं पहुंच जाओगे ना, समझ है? तो वो थोड़ा सा इजी रहेगा, लगने को तो ऐसे भी लग जाएगा। अब बताओ, इधर देखो मेरी तरफ, बताओ, सिंगल से डबल में जाओगे तो मटेरियल डबल हो जाएगा, लिखो यहाँ पे 12,000। WIP बताओ बेटा, तो 2,000। फिनिश गुड्स बताओ, तो डबल हो गया 9,000 ना,
और डेटर डबल हो गया 12,000। ठीक है, अभी तक सवाल पढ़ के इतनी बात समझ में आई, इतना लिख लिया। एक नई चीज इसमें ये है, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग तरीके से हम लोग कर रहे हैं, बस बाकी सब वही है। चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ो। अब इतनी बात हो गई, पढ़ो और क्या लिखा है स्क्रीन पे देखिए। In a view of increased market demand, it is proposed to double the production by working extra shift. एक शिफ्ट एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। अच्छा होगा क्या? It is expected that 10% discount will be available from supplier for raw material in view of increased demand. बताओ बेटा मेरी तरफ बताओ, मटेरियल पहले कितने का खरीदते थे एक यूनिट? 6 रुपए का। 10% डिस्काउंट देगा तो 60 पैसे छोड़ेगा, 5 रुपए 40 पैसे का पड़ेगा। लिखा है ना क्वेश्चन में? तो अब यहां हम लोग लिखेंगे 5.40। समझ में आया कैसे पता चला? ये सब क्वेश्चन में दे रखा है। अब 12,000 को 5.40 से मल्टीप्लाई करो, 64,800। 64,800 बेटा कि 6,48,000? ठीक है, सही है, 64,800। चलो नेक्स्ट। अच्छा अब आगे पढ़ो क्या लिखा है। ये इतना हो गया। सेलिंग प्राइस विल रिमेन सेम, सेलिंग प्राइस सेम रहेगा। क्रेडिट पीरियड, सेलिंग प्राइस सेम रहेगा। अच्छा सेलिंग प्राइस सेम रहेगा तो मतलब क्या हुआ? 18 रुपए अगर यहाँ था तो यहाँ भी कितना रहेगा? तो इसका मतलब डेटर यहाँ भी 18 रुपए पे आएगा। 18 × 12 करो, 2,16,000। आगे बढ़ो बेटा। क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर विल रिमेन अनअल्टर्ड। अच्छा कह रहे हैं बेटा अपने कस्टमर को हम जो क्रेडिट पीरियड देते हैं वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमने चेंज किया भी नहीं, हमने तो उसी हिसाब से डबल कर दिया उठा के। आगे बढ़ो और क्या लिखा है। क्रेडिट अवेल्ड फ्रॉम सप्लायर विल कंटिन्यू टू रिमेन एट प्रेजेंट लेवल। कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं कि क्रेडिट अवेल्ड फ्रॉम सप्लायर विल कंटिन्यू रिमेन प्रेजेंट लेवल 2 मंथ। सप्लायर हमारा कितने की क्रेडिट देगा? 2 महीने की। तो अब बताओ ये इसकी बात कर रहे हैं ना, क्रेडिटर फॉर मटेरियल की। सप्लायर 2 महीने की क्रेडिट देगा तो किसकी बात हो रही है? क्रेडिटर फॉर मटेरियल। और वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट नंबर 3 में एसेट तो दे दिया था, लाइबिलिटी निकलवा रहा है। क्रेडिटर फॉर मटेरियल, क्रेडिटर फॉर मटेरियल, सिंगल शिफ्ट, डबल शिफ्ट। चलो क्वेश्चन देख के बताओ बेटा, हमारा सप्लायर कितने दिन का उधार देता है? 2 महीने का। तो इधर देखो कितने का माल खरीदे हो सप्लायर से? 144 का। बोलिए अब क्या बोलोगे? अगर 144 का माल खरीदा है 12 महीने में तो 2 महीने का जितना होगा ये उसका उधार रहेगा। कितना? 24,000। डबल शिफ्ट में क्या इसी को डबल कर दें? नहीं, उस पर डिस्काउंट मिला है ना। ये देखो डबल शिफ्ट में खरीद के लाए हो, कहाँ गया? ये इतने का लाए हो ना, 64,800 का लाए हो ना बेटा। तो अब यहाँ जो लिखेंगे डबल शिफ्ट में कितने का हमने माल खरीदा? 64,800। अगर ये 12 महीने का है तो 2 महीने का कितना देखो जरा। हम्म 64,800 क्या है? अच्छा ठीक ठीक।
तो ये पूरा नहीं किया ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। आओ जरा इसको पूरा कर लें तो इजी हो जाएगा। चलो, अब तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन पढ़ ही चुके हो। बताओ मुझको, जब 48,000 यूनिट बना रहे हो, बताओ तो ये कितने में मिलेगा? 5.4 में। तो ये कितना आ जाएगा? 259200। ये फिगर लेनी थी असल में। ये देखो बेटा क्या हुआ, 10% का डिस्काउंट मिला इसलिए कम हो गया। ये पर यूनिट है तो टोटल कितना आएगा? 259200। वो तो स्टॉक था ना जिससे मैं निकाल ले रहा था। ये तो स्टॉक था ना, इससे थोड़ा नहीं निकलेगा। जितना मटेरियल खरीद के लाएंगे उससे निकलेगा ना। उस हिसाब से तो ये भी 36,000 पे निकलना चाहिए। समझ आ रहा है? ये तो स्टॉक था ना, इतना पड़ा रहता है। हमें चाहिए होगा साल भर में कितने का यूज किया, तो कितने का यूज किया इधर देखो, यहाँ लिखा था ना 6 रुपए का मटेरियल लगता है तो 24,000 यूनिट पे इतना, तो 48 पे कितना हो जाएगा? इतने का, क्योंकि डिस्काउंट मिल जाता है। अब आ जाओ वेजेस पे। वेजेस पे आ जाओ। अच्छा बताओ, वेजेस में मुझे बताओ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है या सेम रहती है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है या चेंज हो जाती है? सेम रहती है, तो ये 3 रुपए ही रहेगी। ये 3 रुपए रहेगी। और 48 थ्री जा कितना आएगा? 144। 144। अब फिर से बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट का क्या होता है? ओवरऑल वही रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट ओवरऑल। तो ये देखो 48 यहाँ है तो यहाँ भी कितनी रहेगी? 48। लेकिन अब पहले 48,000 लगा के 24,000 यूनिट बना रहे थे, अब 48 बना रहे हो तो पर यूनिट कितना आ गया? 1 रुपए। यही तो पढ़ना था। फिर इसमें ओवरहेड में देखो, वेरिएबल वाला सेम रहेगा 1 रुपए के हिसाब से 48, और फिक्स्ड वाला वही रहेगा 96। इसको 48 से डिवाइड करोगे 2 रुपए। तो अब अगर टोटल करें तो इसका आ जाएगा 12.40। और क्वेश्चन में लिखा था सेलिंग प्राइस 18 रुपए ही रहेगा, तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा प्रॉफिट 5.60। अच्छा अब इधर देखो, मुझे एक एक चीज का लॉजिक बता दो फिर हम आगे बढ़े। चलो बताओ ये कैसे बना, ये मैं फिर से जानना चाहता हूँ तुम लोग से, बताओ। अच्छा पहले ये बताओ, ये वाला मटेरियल क्यों नहीं लिया नीचे? ये क्यों चाहिए? इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि ये स्टॉक है और क्रेडिटर किस पे आएगा? परचेज पे। तो पहले निकालना होगा साल भर में कितना खरीदा। अब बताओ, क्वेश्चन में दिया था जब एक यूनिट बनाते हो, क्वेश्चन में दिया था जब एक यूनिट बनाते हो तो मटेरियल कितने का लगता है? 6 रुपए का। तो इसका मतलब हमने 24,000 यूनिट बनाई तो कितने का खरीदा होगा? 144। और जब डबल करेंगे तो 48 बनेगा, 10% का लेकिन डिस्काउंट मिल रहा है तो ये हो जाएगा। बोलो, यही की पॉइंट है। अब फिर बताओ, ये वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी। कैसी रहेगी? पर यूनिट सेम। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट ओवरऑल में वही रहती है, तो जो यहाँ लिखा है वही यहाँ रहेगा। अब 48,000 खर्च करके 24,000 यूनिट बनाते थे तो 2 रुपए का खर्चा आता था। 48,000 खर्च करके 48,000 बना रहे हो तो 1 रुपए का खर्चा आया। सेम वही चीज यहाँ रिपीट हुई। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है और फिक्स्ड कॉस्ट ओवरऑल लिख के निकाल लिया गया। और क्वेश्चन में एक लाइन लिखी थी, सेलिंग प्राइस विल बी सेम। क्वेश्चन में कहीं लिखा था, ये देखो ये सेलिंग प्राइस विल रिमेन सेम लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज 18 रुपए में बिकती है अभी में कितने में बिकेगी? 18 रुपए में, जबकि मटेरियल हमें सस्ता पड़ा। तो इस वजह से प्रॉफिट हम लोग का क्या हुआ? बढ़ गया। और कॉस्ट भी चेंज हो गई। बोलो ये वर्किंग नोट समझ में है? चलो अब बेटा इसी से एक एक इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है। अब मैं निकाल रहा था क्रेडिटर फॉर मटेरियल। अब मैं निकाल रहा था क्रेडिटर फॉर मटेरियल। तो ये देखो, यहाँ 144 का माल खरीद के आया था तो डबल शिफ्ट में कितने का आएगा? 259200।
तो यहाँ ये गलत लिखा था, लिखेंगे 259200। अगर 12 महीने का तो 2 महीने का कितना, देखो जरा, 43,200। अब इसको ले चल के मेन आंसर में लिख दो, 24,000, 43,200। अमाउंट वाले कॉलम में 24,000, 43,200। अगर यूनिट वाइज देखें तो यहाँ मटेरियल 6 रुपए का पड़ता है, उस हिसाब से तो लगा 4,000 किलो, लेकिन यहाँ लगता है 5 रुपए 40 पैसे का, तो डिवाइड करके देखो, 8,000। चलो अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, कुछ और निकालना होगा तो वो भी निकालते हैं। चलो ये देखो क्या लिखा है, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंसेस विल कंटिन्यू हाफ ऑफ अ मंथ। अच्छा, कह रहे हैं 15 दिन का पैसा रोक के रखते हैं वेजेस का और एक्सपेंस। एक्सपेंस में एक ही एक्सपेंस है, ओवरहेड। तो लिखिए यहाँ वेजेस आउटस्टैंडिंग सिंगल शिफ्ट में निकालें, या डबल शिफ्ट में। तो पहले सिंगल वाला देखो, ये देखो बेटा, वेजेस 72 + 48 की वेजेस लगी है, तो यहाँ लिखा 72 + 48 की वेजेस अगर लगी 12 महीने में, तो आधे महीने का रोक के रखते हैं। डबल में ऐसे ये दोनों आ जाएंगे, 144 और 48, 144 और 48। अगर ये वेजेस लगी 12 महीने में तो आधे महीने का कितना? 5,000 कौन सा पहला? आठ हजार। अब इसको मेन स्टेटमेंट में लिख दो, 5,000 और 8,000। 5,000, 8,000, वेजेस का रेट 5 रुपए का था, तो डिवाइड करें तो हुई 1,000 यूनिट, और यहाँ 4 रुपए का था, डिवाइड करें तो हो गई 2,000 यूनिट। ओवरहेड पे आ जाओ। देखो बेटा, दे रखा है ओवरहेड 24 और 96, 24,000, 96,000। अगर ये 12 महीने का है तो आधे महीने का कितना? डबल में है 48, 96। ये 12 महीने का तो आधे महीने का कितना? सिंगल शिफ्ट वाला। अब इसको ले चल के लिख लो, 5,000 और 6,000।
5,000 6,000 लिख लो जरा। और ओवरहेड कितने का लग रहा है? 5 का यहाँ, 3 रुपए का यहाँ। चलो आगे पढ़ो। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। इसका मतलब कैश नहीं है, कैश हटा दो। अब टोटल करिए तो करंट एसेट का टोटल आ जाएगा 23,238,000। अच्छा ये बेटा अभी ये तो निकाला ही नहीं। डबल शिफ्ट में देखो WIP रह गया ना। बोलो WIP किस पे वैल्यू होता है? अरे इधर देखो ना, यहाँ लिखा था ना WIP किस पे लेना है। और प्राइम कॉस्ट बताया है मटेरियल प्लस वेजेस। तो ये देखो नीचे, मटेरियल 5 रुपए 40 पैसे का, 4 रुपए की वेजेस, 4 और 5 9 रुपए 40 पैसे। तो ऊपर लिखिए 9.40, 18,800। फिनिश गुड्स को टोटल कॉस्ट पे लेना था, तो ये देखो टोटल कॉस्ट आई थी 12.40। 1,11,600। चलो अब टोटल कर दो जरा, करंट एसेट का करंट लायबिलिटी का। फोर डबल वन 411 200 कि 00 200। क्या वर्किंग कैपिटल? 57,200। 2,04,000, 3,54,000। अब क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी है इसलिए यहां से माइनस कर दो प्रॉफिट। ₹2 का प्रॉफिट था बेटा। ये देखो बेटा, प्रॉफिट ₹2 का था ना, और यहाँ कितने का है? 5.60। तो यहाँ लिखा ₹2 और यहाँ लिख दिया 5.60। अब ₹2 को मल्टीप्लाई करो 24,000 से। 24,000 से नहीं, सॉरी 6,000 से। अरे डेटर वाला प्रॉफिट खाली हटाना है ना, डेटर तो 6,000 यूनिट है ना। तो 12,000 यहाँ से माइनस होगा, और यहाँ डेटर था 12,000 का। कितना? 60। कुछ और रहेगा बेटा, 67,200 ना।
अब माइनस कर दो तो आ जाएगी वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट का कितना है 192, अगले का तो उसने पूछा था एडिशनल कितना लगेगा 286 800 में से माइनस कर दो 192, 94 800 का एडिशनल लगेगा। हो गया बेटा। अच्छा अब ये देखो इस तरह लगाने से फायदा क्या हुआ, मेहनत उतनी करी आंसर आ गए दो। ये देखो ये जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल आई है ये कैश वाली इतनी आई है, अगर मान लो हम टोटल पे लगाएं तो हम ये ले लें नई कैपिटल इतनी आएगी और पुरानी इतनी थी, प्रॉफिट नहीं हटाएंगे। बोलो, अगर टोटल पे लगाओगे तो क्या करोगे, प्रॉफिट नहीं हटाओगे, तो इससे फायदा हो गया उसका भी ना। पूछा नहीं है उसने, लेकिन यहाँ पे आप अपने समझने के लिए जान लो, अगर मान लो यही क्वेश्चन लगाते टोटल अप्रोच से तब क्या लेते, तब 354 आती हम लोग की डबल शिफ्ट वाली कैपिटल और सिंगल शिफ्ट वाली आती है 2,04,000 की। अब दोनों का डिफरेंस आता है 1,50,000। नॉट आस्क्ड, ये पूछा नहीं है, लेकिन मान लो अगर आ ही जाए तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैंने ऐसे लगवाया आपको, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हो गया। अब और अच्छे से ग्रिप बनेगी जब घर पे जाके 2 बार और लगाओगे खुद से, तब बढ़िया। अभी तो सब समझ में आया कैसे कैसे कहाँ कहाँ फिगर्स आ रही हैं क्या। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया सिंगल शिफ्ट एंड डबल शिफ्ट। अब चलो टंडन कमेटी वाला क्वेश्चन करेंगे। तो टंडन कमेटी ने जो रिक्वायरमेंट बताई है, अब ये देखो बेटा इसी के बाद वाला क्वेश्चन 5A। क्वेश्चन देखिए 5A। क्वेश्चन 5A। चलो देखो क्या लिखा है, इनकी रिक्वायरमेंट देखो लास्ट में क्या लिखा है, पढ़िए जरा। कहता है नेट वर्किंग कैपिटल निकालना है टोटल कॉस्ट से और कैश कॉस्ट से, फिर मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अंडर फर्स्ट एंड सेकंड मेथड एज पर टंडन कमेटी। किस किस मेथड से बेटा, फर्स्ट से और, तो थर्ड में कोर एसेट आता था, तो इस सवाल में कोर एसेट नहीं होगा, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड दिया। ये देखो सामने
आज की क्लास शुरू ही यहीं से करी थी। ये देखो, यही तो तीनों मेथड है अपने। देखो, इसमें कोर एसेट नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें कोर एसेट है ना। तो क्वेश्चन में कोर एसेट नहीं दिया होगा, इसीलिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट मेथड से निकालो और सेकंड मेथड से। तो ठीक है, चलो। अभी तक जितना पढ़ा है शुरुआत से सारा चैप्टर ही रिवाइज हो जाएगा। एक तो हमें करना है ग्रॉस टोटल मेथड से, फिर कैश से, और फिर टंडन कमेटी। तो चलो पहले पहले हम नेट वर्किंग कैपिटल निकालने चल रहे हैं। लिखिए, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट using total approach। चलो बताओ जरा, अगर टोटल अप्रोच की जगह कैश कॉस्ट लगाएं तो किस किस चीज पे फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, कौन कौन सी चीज का अलग अलग वैल्यू आता है? हाँ, WIP, फिनिश गुड्स और डेटर, तीन चीज अलग आती हैं, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। तो अभी हम लोग इससे करने चले हैं। लिखो, करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटीज करेंट एसेट में है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, डेटर और कैश। करंट लाइबिलिटी में वही तीन चीजें हर क्वेश्चन में आती हैं। क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। इसको लिखने के बाद आ जाएगी टोटल करंट लाइबिलिटी, और A-B आ जाएगी वर्किंग कैपिटल। चलो अब क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, एक एक चीज ढूंढेंगे। तो नीचे बना दिया वर्किंग नोट, नीचे बना दिया वर्किंग नोट। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो सब लोग, क्या लिखा है क्वेश्चन में? अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी लिखा है बेटा। अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, क्या वर्ड यूज किया है? अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी ना। इसका मतलब क्या हुआ? नई नई कंपनी बनेगी तो कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। नई कंपनी के पास ओपनिंग स्टॉक हो सकता है क्या? कंपनी नहीं थी ना, ये क्यों बोल रहा हूँ। हो सकता है आगे ले चल के फंसाए, मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़े। क्या निकालना पड़े? कैसे आता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। कंपनी नहीं खुली है तो ओपनिंग होगा ही नहीं। मे भी ये पॉइंट आए, समझ आए? तो ध्यान रखना, मे भी ना आए। A newly formed company has applied to the commercial bank for the first time for financing its working capital requirement। किसी कंपनी ने पहली बार वर्किंग कैपिटल के लोन के लिए अप्लाई किया। अच्छा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द प्रोजेक्शन फॉर द करेंट ईयर। कंपनी नई नहीं बनी है,
अब करंट ईयर में ये क्या करेंगे, उसका एक प्रोजेक्शन अनुमान दे रखा है, क्या? एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी 1,04,000 कंप्लीटेड यूनिट प्लस 4,000 इन WIP। बेटा जरा यहाँ तक क्वेश्चन समझो क्या है, देखो मेरी तरफ। किसी ने नई नई कंपनी बनाई, फिर क्या किया, कंपनी चलाने के लिए ये लोग वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेने पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए? बैंक में। बैंक वाला कह रहा है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दो, तो इन लोगों ने ये प्रोजेक्शन बना के दिया। इन लोगों ने ये प्रोजेक्शन बना के दिया, क्या क्या? कहते हैं करंट ईयर में हम 1,04,000 कंप्लीटेड यूनिट बनाएंगे और 4,000 यूनिट हमारे पास WIP में रहेगी। बोलो ये समझ में आया ना? अच्छा अब बताओ, तो मटेरियल कितने पे खरीद के आएगा? ये देखो नीचे लिखा है मटेरियल 80 रुपए यूनिट लगता है। एक यूनिट मटेरियल इनको कितने में पड़ता है? अब बताओ 80 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 104 से या 4,000 से? 104 से या 4,000 से? दोनों को ऐड करके। क्यों भाई? जो सामान बना दिए उसमें भी मटेरियल लगेगा और जो अधूरा बना है उसमें भी मटेरियल लगा है, तो दोनों ऐड करके होगा ना। मैंने उस दिन क्या बताया था, WIP 3 चीजों से मिलकर बनता है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल की लगभग लगभग पूरी पेमेंट हो जाती है, वे ओवरहेड और वो आधा आधा लगभग रहता है। यह क्वेश्चन कुछ बता दे तो चलो अब यहाँ लिखते हैं। लिखिए पहले वर्किंग नोट में आइए। अब मटेरियल तो निकाल ही सकते हैं। एट 1,04,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जब हम 1,04,000 यूनिट कंप्लीट बनाएंगे तो मटेरियल लगेगा 80 रुपए के हिसाब से, तो लिख सकते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 1,04,000 मल्टीप्लाइड बाई 80, 832, 8320 आएगा। ठीक है, दो तीन लाइन छोड़ देना और फिर लिखना एट 4,000 यूनिट्स ऑफ WIP, जब 4,000 यूनिट WIP में रहेगी तो मटेरियल लगेगा 4,000 यूनिट पे 80 रुपए। लेकिन WIP की डिग्री ऑफ कंप्लीशन होती है कि नहीं? लास्ट क्लास में बताया था, होती है ना। अगर दिया होगा तो वो लेंगे, नहीं दिया होगा तो 100, 50, 50 लोगे ना बेटा। ये देखो दिया है, एक मिनट देख लो। रॉ मटेरियल इन स्टॉक, मुझे इससे अभी मतलब नहीं है। WIP 50% कंप्लीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, मैंने बताया था कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब दो होता है, एक ओवरहेड और एक लेबर। और मटेरियल इशूड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेसिंग, तो मटेरियल कितना यूज हो गया? 100%। लेबर ओवरहेड 50-50। न लिखता तब भी हम लोग यही करते। तो मैं मटेरियल लिख रहा हूं इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100% से, आंसर वही आएगा। आंसर वही आएगा। अगली चीज है डायरेक्ट वेजेस। बेटा देखो सामने, 30 रुपए की वेजेस लग जाती है पर यूनिट, तो 30 से मल्टीप्लाई करो। 1,04,000 इंटू 30, 31, 31,20,000। और यहाँ जब आओगे तो 4,000 को 30 से मल्टीप्लाई करके उसका 50% निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है मजदूरी अभी आधी पेमेंट हुई है। कितना आएगा? 60,000। आगे आ जाओ ओवरहेड पे। बेटा ओवरहेड के लिए क्वेश्चन बोल रहा है, उसने करा है 60,000 रुपए का। और ये देखो लिखा है साफ साफ एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन उसमें नहीं है। तो 1,04,000 मल्टीप्लाइड बाई 60, 62,40,000 और 40,000। और यहाँ पे ओवरहेड आ जाएगा 4,000 पे 60 रुपए के हिसाब से और उसका आधा 1,00,000।
20,000। हो गया। क्वेश्चन की थीम क्या चल रही है एक बार मैं रिवाइज करा दूं। किसी ने नई कंपनी बनाई, तुरंत वो बैंक में पहुंच गए वर्किंग कैपिटल लोन के लिए। लोन मैनेजर ने कहा पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दो, क्या बनाओगे? तो उन्होंने कहा हम 1,04,000 कंप्लीटेड यूनिट बनाएंगे, 4,000 यूनिट मेरे पास WIP में बनी रहेगी, और उसका डेटा दिया। तो बेटा आपको नहीं लगता अगर हम इसको जोड़ें तो ये 5 लाख आ रहा है? तो मुझे WIP का स्टॉक मिल गया ना सीधे 5 लाख। बोलो। तो ऊपर ले चल के WIP में लिखा जा सकता है 5 लाख। वर्किंग नोट नंबर 2 से निकला है। चलो आगे देखो। चलो क्वेश्चन और पढ़ते हैं। तो ये देखो बेटा क्या क्या हमने यूज कर लिया अभी तक। अभी तक ये लिया 1,04,000 यूनिट बनाएंगे, 4,000 रहेगी इनके पास WIP में, मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, ओवरहेड हो गया। इन दोनों को अभी फिलहाल यूज नहीं किया है। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है, सब बच्चे देखो, रॉ मटेरियल इन स्टॉक एवरेज 4 वीक कंजम्पशन। रॉ मटेरियल इनके पास स्टॉक में रहता है कितने दिन का बेटा? 4 वीक का। कितने दिन का? एक वीक, एक ईयर में कितने वीक्स हुए? 52। तो अब हम बोल सकते हैं ना, हमने तो निकाल लिया। हम कहेंगे अगर हमने इतना मटेरियल खरीदा है ना, अभी तुम लोगों ने बताया नहीं था, मटेरियल फिनिश गुड्स में भी लगेगा और WIP में। तो अगर इतना खरीदा है 52 वीक में, तो 4 वीक का जितना होगा उतना होगा अपने पास। चलो निकालते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, थर्ड वर्किंग नोट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखेंगे 8,32,000, कितना आया था, नहीं 8320, और प्लस 320। अगर ये कंज्यूम किया है 52 वीक्स में, तो 4 वीक का कितना? 6,64,615। 6,64,615। तो ये निकल गया, तो इसको ऊपर भी लिख सकते हो ले चल के। वर्किंग नोट नंबर 3 में निकला 6,64,615। आगे पढ़ो। रॉ मटेरियल बताया था, हो गया। WIP उसने बताया था, ये पहले ही हम लोग निकाल के लिख भी चुके हैं, इसको पहले ही पढ़ लिया था। चलो, और नीचे बताया है कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर और ओवरहेड आता है, तो यही लेके हमने निकाला था। अब आगे देखो क्या लिखा है बेटा। फिनिश्ड गुड्स इनके पास स्टॉक में रहता है 8,000 यूनिट का। कितना बेटा? 8,000 यूनिट का। 8,000, तो इधर देखो, इनकी एक यूनिट पे टोटल कॉस्ट कितनी आती है? 170। तो 8,000 को 170 से मल्टीप्लाई कर दें, फिनिश स्टॉक आ जाएगा। और ये देखो, डेप्रिसिएशन का कोई चक्कर ही नहीं ना, लिख दिया ना उसने, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, तो और आसान हो गया। निकालो फिनिश गुड्स। फिनिश्ड गुड्स स्टॉक 8,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 170, ये है COGS, क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ है। 17 8 136। 13,60,000 का फिनिश गुड्स हो गया। 13,60,000 का फिनिश गुड्स हो गया, ऊपर ले चल के लिख दो।
वर्किंग नोट नंबर 4। अब वर्किंग नोट नंबर 5 में निकाल लेंगे डेटर। देखो जरा डेटर्स के बारे में क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। ये क्रेडिट पीरियड, नहीं ये नहीं, ये क्रेडिट अलाउड टू एवरेज डेटर्स, ये कितना है 8 वीक का। 8 वीक का हम लोग के पास डेटर्स रहते हैं, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पे डेटर्स निकाल लेते हैं। डेटर्स निकाल लेते हैं। अब पूरा फोकस करो तब बताऊं मैं, बताओ डेटर्स कितने दिन के हैं। डेटर्स कितने दिन के हैं 8 वीक से। डेटर्स क्यों अराइज होते हैं, बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल, बिकॉज ऑफ, पूरे क्वेश्चन में कैश और क्रेडिट का कुछ बोला नहीं, 2 लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा। तो जो सेल है वो क्या है, क्रेडिट सेल है ना। तो अब ये देखो जरा ऐसे समझिएगा बेटा, एकदम ध्यान से देखो जरा, बताओ एक बार फिर से बताओ, चलो डेटर्स कितने दिन के हैं 8 वीक के हैं। डेटर्स क्यों अराइज होते हैं, क्रेडिट सेल की वजह से। तो हमें क्या ढूंढना चाहिए, सेल ढूंढनी चाहिए। अच्छा अब ये देखो इधर, अब मैं सेल ढूंढने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। बताओ डेटर क्या खरीदेंगे, WIP या फिनिश गुड्स। तो इसका मतलब फिनिश गुड्स कितना था, फिनिश गुड्स कितना था 1,04,000। 1,04,000 में से 8,000 यूनिट बचा है, सवाल ने खुद ही बताया है, सवाल ने खुद ही बताया है फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना बचेगा। तो 1,04,000 में से 8,000 तो बिकेगा नहीं, तभी तो बचेगा। तो जो बचा बाकी वही तो बिका, और वो बिका 52 वीक में। तो 8 वीक का कितना, दैट इज डेटर। फिर से बताएं, देखो इधर हमने 1 लाख कितना बनाया था बेटा, 4,000 ये बनाया था। ये हमारे पास फिनिश गुड्स था, उसमें से 8,000 यूनिट का अपने पास क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये तो अपने पास ही है, तो ये तो बिका ही नहीं। तो बिका इतना, बिका इतना, और ये बिका अगर 52 वीक्स में, तो 8 वीक का कितना, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 200 रुपए से। क्यों, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है। जिसको नहीं समझ में आया एक बार और बता देता हूं दूसरे तरीके से। देखो यूनिट सोल्ड अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, यूनिट प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने 1,04,000 यूनिट बनाया और 8,000 यूनिट अभी स्टॉक में पड़ी है, तो माइनस करो कितना आएगा 96। इसका मतलब 96 यूनिट हमने बेचा, यूनिट सोल्ड। और अगर निकालना हो सेल, तो सेल कैसे आएगी, यूनिट सोल्ड जितना बेचे हो उसको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से। बेचा है 96,000 यूनिट और सेलिंग प्राइस है 200 रुपए का, क्वेश्चन में दिया है। तो सेल आ गई कितनी 192, सेल आ गई, सही है। ठीक है, तो सेल आ गई इतने की। अब यही सेल हमने यहाँ पे लिखा है, ये पूरा ये सॉल्व करोगे तो ये सेल है। अब ये सेल है अगर 52 वीक की, तो 8 वीक की कितनी, 8 वीक की जितनी होगी वो अपने पास उतने के डेटर्स हैं। तो डेटर निकल के आ गया। 1,92,00,000 की सेल अगर हुई है 52 वीक में, तो 8 वीक का कितना, वही जो ऊपर फिगर आई थी वही आ जाएगी 295,3846। दो तरीके हैं, दोनों में से कैसे भी निकाल दो। वैसे पहला वाला समझोगे तो नंबर उतना ही मिलेगा, काम कम करना पड़ेगा।
डेटर आ गया, डेटर को ऊपर लिख दो 2953846। कैश बेटा अक्सर क्वेश्चन में दिया होता है, इसमें भी दिया है 25,000 का कैश ये लोग रख रहे हैं। 25,000 का कैश ये लोग रख रहे हैं। ये देखो दिया हुआ है सामने, यहाँ लिखा है कैश एंड बैंक है 25,000 का। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब इधर आओ देखो, अगली लाइन में देखो क्या लिखा है, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 4 वीक। सप्लायर 4 महीने का उधार देता है, तो इसका मतलब 4 महीने के हमारे पास क्रेडिटर होते होंगे। तो नीचे बनाइए वर्किंग नोट नंबर 6। क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, creditors for raw material, creditors for raw material। क्रेडिटर मुझे निकाल के दिखा सकते हो तुम लोग? हाँ, चलो 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, निकालो। क्रेडिटर निकाल के बताओ। रफ में कहीं कैलकुलेट करना, क्योंकि ज़्यादातर चांस है गलत ही बताओगे। वो सबसे अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन का, इसलिए मैं कह रहा हूँ, दिमाग लगाओ। अच्छा बताओ, क्रेडिटर किस पे आएंगे बेटा? जो मटेरियल खरीद के आया होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने निकाला तो है ही, ये बताओ यही तो खरीद के आया है, उसका कितना कितना था, 832 प्लस 3,20,000। और अगर ये इतना हुआ, ऐसे निकाला ना, अब लिखना नहीं। अगर ये है 52 वीक का, तो 4 वीक का कितना, ऐसे निकाला। बस यही बेटा गलती है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे इसको ठीक करोगे। चलो अब ध्यान से, ये सबसे बेस्ट पॉइंट्स में से एक है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये ध्यान देने वाला पॉइंट है। अब जरा देखो, ये बताओ, मेरी तरफ देखो, ये बताओ, इधर देखो। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब लगा के स्टूडेंट वैसे आता है, फिर कहेगा कि सवाल नहीं लग रहा। देखो ये बताओ, क्रेडिटर किस पे आते हैं? जो मटेरियल आप उनसे खरीदोगे उसी पे आएंगे। तो अब आपने क्या किया, दोनों जोड़ लिया, दोनों जोड़ लिया, और और उस पे आपने क्रेडिटर निकाल दिया। अब पूरे ध्यान से मेरी बात सुनना, जरा बताओ मुझे, ये बताओ बेटा, क्रेडिटर के लिए इतनी जगह मैंने छोड़ दी। अब यहाँ देखो, ये बताओ, ओपनिंग स्टॉक
में अगर परचेजेस ऐड करके क्लोजिंग माइनस करें तो क्या मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा? मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा? सब बच्चे बताओ। अब आपको पता है आपने क्या गड़बड़ किया? आपने ये जो दोनों मटेरियल जोड़ डाले ये कंज्यूम हो चुका है। क्या है ये? अरे जिससे फिनिश गुड्स बन गया वो यूज हो गया। मटेरियल कंज्यूम का क्या मतलब होता है? सोचना आराम से। जैसे प्लाईवुड मैंने मंगवाया ये सीट बनवाने के लिए, कारपेंटर ने बैठ के एक दिन सब काट डाला, लगाया नहीं, काट डाला, तो वापस थोड़े ना होगा, तो इट इज कंज्यूम्ड। समझे? अब मान लो 2-4 बेंच बना दी उसने तो वो फिनिश गुड्स हो गया। बाकी कुछ बन रही हैं तो वो क्या है? WIP हैं। तो जो ये दोनों आपने जोड़ा इट वाज मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या था ये? जोड़ो जरा दोनों, कितना आ रहा था? कितना कितना था? 83 लाख 20,000 और प्लस 3,20,000। जरा बताओ जोड़ने में कितना है? 86 लाख 40,000। ये कंज्यूम्ड है बेटा। और इधर देखो क्वेश्चन में एक भी लाइन फालतू नहीं लिखता। उसने कहा है नई नई कंपनी बनाई है तो ओपनिंग जीरो होगा। क्लोजिंग स्टॉक अभी ऊपर किसी ने किसी वर्किंग नोट में निकाला था, शायद पहले में कि दूसरे में, ये देखो ये निकाला है ना वर्किंग नोट नंबर 3 में, 6,64,615, 6,64,615। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा दिस इज योर परचेज। हाँ, वो उसी को तो नहीं ले रहे हो, यही तो समस्या है। आपने तो ऊपर दोनों जोड़ लिया ना, फिनिश गुड्स जोड़ लिया। सोचो मेरे साथ साथ, देखो फिनिश गुड्स का मतलब क्या है? फिनिश गुड्स में जो मटेरियल लगा उसकी आइडेंटिटी खत्म, वो फिनिश गुड्स में चला गया। जो WIP में है, WIP में आपने क्लोजिंग स्टॉक लिया ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक भी तो खरीदा होगा, यही मैं भी कहना चाहता हूं। समझ आए? क्लोजिंग स्टॉक भी तो, या तो तीनों जोड़ो या ऐसे निकाल लो। ऐसे भी तो निकाल सकते थे। इधर देखो फिनिश, देखो बेटा फिनिश गुड्स में कितना यूज किया हम लोगों ने? चलो अब ये जरा बैलेंसिंग फिगर निकालो, कितना आएगा? इसमें से ये माइनस करिए। ऐसे दिक्कत हो रही है, इक्वेशन बना दें। 7,9, छोड़ो ऐसे दिक्कत हो रही, लिख, अगर ऐसे नहीं लिखा है तो देखो ऐसे भी लिख दे रहा हूं। ये बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझ में आएगा तब फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इतना बता दो, चलो इधर देखो जरा, सामने सामने देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब ये बताओ बेटा, जैसे मान लो सब लोग सामने देखो, मैंने कुछ पेपर खरीदा, पेपर और मैं बुक प्रिंट करता हूं, तो क्या पेपर मेरे लिए रॉ मटेरियल है? पेपर रॉ मटेरियल है। अब पेपर खरीद के आके रखा है, अब क्या हुआ? उससे एक बुक पूरी प्रिंट हो गई तो ये फिनिश गुड्स है, तो ये यूज हो गया ना? बोलो। एक बुक अभी आधी प्रिंट हुई है या इसकी बाइंडिंग वाइंडिंग रह गई है, तो जो इसमें लगा पेपर वो भी तो यूज तो हो ही गया ना। और कुछ मेरे पास स्टॉक में पड़ा है, कुछ कहां पड़ा है? तो खरीद के तीनों आया होगा कि नहीं आया होगा? हम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं? हम कौन सा ले रहे हैं? फिनिश गुड्स वाला और WIP वाला, हम दो ही तो ले रहे हैं। जो अच्छा स्टॉक में पड़ा है ये बात कहाँ लिखी है भाई? क्वेश्चन में सब साफ साफ लिखा है ना। अगर यहाँ पे उसने एक लाइन ये दे रखी है, ये क्रेडिट, यहाँ लिखा था रॉ मटेरियल हमारे पास 4 हफ्ते का पड़ा रहता है, तो इसका मतलब हम रॉ मटेरियल का स्टॉक भी तो रखते हैं। अब बताओ रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ लगा? एक, कुछ फिनिश गुड्स में लग गया, कुछ WIP में लग गया, कुछ अपने पास स्टॉक में पड़ा है। लेकिन बेटा जो इन दोनों में लग गया उसी को बोलते हैं कंज्यूम्ड। जो इसमें लग गया उसी को क्या बोलते हो? कंज्यूम्ड। अब इधर देखना, कंज्यूम्ड कैसे आता है? ओपनिंग में परचेजेस जोड़ो, क्लोजिंग माइनस करो, तो क्या आ जाता है? मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा कंज्यूम कितना हुआ? मैंने क्या बोला? जो WIP में लग गया, जो फिनिश्ड गुड्स में लग गया, वही क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। तो ये दोनों जोड़ के 86,400,00 ये आया। नई नई कंपनी बनी है इसलिए ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, परचेज निकालनी है, क्लोजिंग हम वर्किंग नोट नंबर 3 में ऑलरेडी निकाल चुके हैं।
664615। तो अगर यहां से परचेज निकालोगे तो ये उधर जाके इसमें ऐड हो जाएगा। समझ में? ये है बेस्ट पॉइंट। चलो ऐड करो। तो ये हो जाएगा 86400000 प्लस 664615। कितना है बेटा? 9304615। दिस इज योर परचेज। अब जैसे अच्छा लगे, जिसमें दिक्कत ना हो, मुझे लग रहा है इसमें दिक्कत नहीं होगी। ये वाला ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। कैसे भी कर लो। ये मेथड 2 है और ये मेथड 1 है। 9304615। डन। चलो अब इस समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, फिर से बताऊं? चलो अब ऊपर लिखो जरा, क्रेडिटर कितने का निकाला? 9304615। अच्छा सॉरी, अभी ये तो रह ही गया। तो यहाँ लिखो 9304615। ये 52 वीक का है ना? तो 4 वीक का देखो कितना आएगा? 715740। चलो 715740 यहाँ लिखो। चलो आखिरी की 2 चीजें बची, ओवरहेड और वेजेस। अब आइए जरा वेजेस और ओवरहेड वाला पॉइंट देखो, क्या लिखा है देखो। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1.5 वीक। वेजेस कितना रोक के देते हैं बेटा? 1.5 वीक रोक के देते हैं। तो आओ चलो वेजेस निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर हो गया 7, आउटस्टैंडिंग वेजेस। अच्छा अब बताओ वेजेस कहाँ कहाँ लगी होगी? फिनिश्ड गुड्स बनाने में और WIP बनाने में। चलो देख के बताओ कितना है फिनिश्ड गुड्स वाला और WIP वाला देखो 60,000। अगर इतनी वेजेस का पेमेंट हुआ 52 वीक में, तो 1.5 में कितना? 91731। यही ना? 91731। लिख लो ऊपर। नाइन वन सेवन थ्री वन। चलो और देखो क्या लिखा है। ओवरहेड के लिए बेटा कोई पॉइंट ही नहीं है। कहाँ? नहीं बेटा, इसका सुनो, अब इसका मतलब सुन लो। वेजेस एंड ओवरहेड अक्रू सिमिलरली, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इनका सीजनल बिजनेस नहीं है, रोज उतना ही खर्चा आता है।
लेकिन ये नहीं बताया है ना ओवरहेड कितना रोक के देते हैं, मुझे ये चाहिए ना। बात समझ में आई? जब कभी लिखा हो अक्रू इवनली, इसका मतलब क्या है? जरा बताओ बेटा, लोगों के सीजनल बिजनेस होते हैं कि नहीं? ठीक है, तो अब बताओ सीजनल बिजनेस जब होंगे तो क्या करते हैं आदमी, उस टाइम पे स्टाफिंग ज़्यादा कर लेगा, मटेरियल ज़्यादा रखेगा, तब खर्चा ज़्यादा होता है। जब सीजन ही नहीं है तो बस दुकान खुल रही है, बंद हो रही है। समझ आए? तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, वो खर्चा बराबर आता है। बात समझ आई? लेकिन ये नहीं बताया ना कितने दिन रोक के रखते हैं ओवरहेड। बोलो। तो इसलिए ओवरहेड नहीं निकालेंगे। समझ में आया? तो ओवरहेड के सामने लिखो जीरो। अब जोड़ घटा लो, आ गया आंसर। करंट एसेट देखो कितना आएगा, 5055 5503 461। करंट लाइबिलिटी बेटा 8047। ठीक है, हो गया। तो ये हमने लगा लिया। अब सुनो, एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, खुद से करना। देखो इधर, यही सवाल आपको लगाना है कैश कॉस्ट बेसिस पे, और उसका आंसर आएगा 4252913। वर्किंग कैपिटल आएगी 4252913। कहीं अलग से करके देखना। अब नेक्स्ट क्लास में ये पूरा करेंगे, और उसके बाद अभी ये भी निकालना है ना टंडन कमेटी से लोन कितना मिलेगा, तो लोन निकाल लेंगे।